नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर सफलता का साधन पुस्तक की अगली प्रस्तुति। दोस्तों, इस चमत्कारिक बुक में आप लोगों के साथ आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये इस पुस्तक की पार्ट 17 है और पिछले की सभी पार्ट का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखे हैं तो लिंक पे क्लिक करके आप इसके सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आपके संगठन में बहुत से लोग अपने काम में अच्छे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, आप भीड़ से अलग कैसे दिख सकते हैं। 104 वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव के अध्ययन में बहुसंख्यक लोगों ने कहा कि उनके संगठन में तीव्र तरक्की या उन्नति की दो कुंजियां हैं। पहली यह थी कि जिन लोगों को ज्यादा वेतन और ज्यादा तेजी से तरक्की दी जाती थी उनमें स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने की योग्यता थी। उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया था कि क्या प्रासंगिक और क्या महत्वपूर्ण था। इसलिए वे हम कम महत्व के कामों पर समय बर्बाद नहीं करते थे। दोस्तों, एक सेकेंड अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर लेता हूं थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए वे कम महत्व के काम पर समय बर्बाद नहीं करते थे। वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दूसरी कुंजी यह थी कि उनके संगठन के सबसे सफल लोगों के पास तत्कालिकता का एहसास था। वे काम को जल्दी और अच्छी तरह पूरा कर लेते थे। मेहनती कर्मचारी की छवि बनाने से आप अपने बॉस की जगह और अपनी बॉस की निगाह में जितनी तेजी से आएंगे उतनी किसी दूसरी तेजी से और किसी दूसरी चीज से नहीं आ सकते। ऑफिस के बहुत सारे कर्मचारी आलसी होते हैं। रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल एंड एसोसिएट्स के अनुसार समय सामाजिक मेलजोल और सहकर्मियों के साथ निरर्थक हंसी मजाक में गुजरता है। ऑफिस का 15 से 20% अतिरिक्त समय निजी कामकाज, लंबे काफी ब्रेक और लंच के घंटों, निजी फोन कॉल्स, खरीदारी और अन्य गैर कामकाजी गतिविधियों में बिताया जाता है। फलस्वरूप आम कर्मचारी 50% से भी कम क्षमता में काम करता है। जब वह काम करने बैठता है तब भी वह अक्सर कम प्राथमिकता वाले कामों पर समय बर्बाद कर देता है, जिससे संगठन को बहुत कम फायदा होता है। यदि आप सचमुच उन्नति करना चाहते हैं तो स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें और जितने समय काम करें पूरे समय काम करें। जब आप ऑफिस पहुंचे तो अपना सिर नीचा करें और पूरे कामकाजी दिन में काम करें। यदि आप बिक्री के क्षेत्र में हैं और काम में बैठकर किसी ग्राहक से मिलने जा रहे हैं तो पूरे दिन इस तरह व्यवहार करें मानो आपका बॉस आपके पास वाली सीट पर बैठा हो। पूरे दिन तनख्वाह के बदले पूरे दिन का काम करने के लिए खुद को अनुशासित करें। याद रखें, भले ही कोई नहीं देख रहा हो लेकिन सच तो यह है कि हर कोई देख रहा है। आपके संगठन में हर व्यक्ति को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा रहता है कि आप क्या करते हैं और आप इसे कितनी ज्यादा बार करते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि आप कितना ज्यादा काम करते हैं और कितना ज्यादा हासिल करते हैं। हर व्यक्ति हर एक के लिए पारदर्शी होता है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही यह समझता है कि चूंकि कोई नहीं देख रहा है इसलिए किसी को पता नहीं। आज आत्मोन्नति का अर्थ है लेने वाले के बजाय देने वाला बनना। अपने सहकर्मियों की नौकरी में मदद करने कि हर अवसर की तलाश करें। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप आगे बढ़ने में दूसरों की मदद करते हैं तो यह दो तरह से आपकी ओर लौटेगा। आप दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करते हैं बदले में वे भी आपकी उतनी ही ज़्यादा मदद करेंगे। बोने और काटने का नियम कहता है आप बदले की उम्मीद के बिना जितना ज़्यादा देते हैं आपको सबसे प्रत्याशित स्रोतों से उतना ही ज़्यादा मिलेगा।
हर संगठन में सफल लोग मदद करने के तरीकों की हमेशा तलाश करते रहते हैं। वे जितना बाहर निकालते हैं उससे ज्यादा अंदर डालने के तरीकों की हमेशा तलाश करते रहते हैं। आत्म उन्नति में आपको कभी यह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती कि श्रेय किसे मिलेगा। आप जितना ज्यादा श्रेय देते हैं उतना ही ज्यादा आपकी ओर लौटेगा। आप दूसरों की जितना ज्यादा मदद करते हैं वे भी आपकी उतनी ही ज्यादा मदद करना पसंद करेंगे। अपने बॉस के काम और उनके अच्छा दिखने में जितनी ज्यादा मदद करते हैं, आपका बॉस अवसर के उतने ही ज्यादा द्वार आपके लिए खोल देगा, जिससे आप ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। आपके काम के बाहर आत्म उन्नति में आपको 2-3 सामुदायिक संगठनों के शामिल होना चाहिए। ये व्यवसायिक क्लब हो सकते हैं जैसे लायंस, रोटरी या फिर परोपकारी संस्थाएं भी। आप राजनीतिक या धार्मिक संगठन में शामिल हो सकते हैं या फिर सार्थक काम या उद्देश्य से जुड़े अन्य गैर लाभकारी संगठन में भी शामिल हो सकते हैं। आपको इन संगठनों में क्यों शामिल होना चाहिए? सबसे अच्छे कारण से। हर समुदाय के सबसे प्रभावी लोग सामुदायिक संगठनों में शामिल होते हैं। वे अपने समय और धन का योगदान देकर शहर को बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं। यदि आप सबसे अच्छे लोगों से मिलना चाहते हैं तो उन संगठनों में शामिल हो जाएं जिसके वे सदस्य हैं। एक बार जब आप किसी संगठन में शामिल हो जाएं जिसे आप विश्वास करते हैं तो सक्रिय हो जाएं। पता लगाएं कि चंदा इकट्ठा करने और संगठन की गतिविधियों की कौन सी मुख्य समितियां हैं। इन समितियों में शामिल होकर स्वेच्छा से काम मांगे। बाहरी गतिविधियों में हर सप्ताह 2-3 रातों का समय दें जहां आप इन संगठनों के लक्ष्यों में मदद करने के लिए पूरे दिल से काम करें। बहुत ही कम समय में आप महत्वपूर्ण लोगों की निगाह में आने लगेंगे जो आपके जीवन के दूसरे हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं। अपने राजनीतिक दल में शामिल हो और दल या अपने पसंदीदा विश्वसनीय उम्मीदवारों के पक्ष में सक्रिय हो जाए। यदि आप विभिन्न संगठनों में छुटपुट चंदा देते हैं तो आपका नाम उनकी डाक सूची में जुड़ जाता है और वे आपको अपनी मीटिंग में आमंत्रित करेंगे। जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को $25 का चंदा देता है उसे नई मीटिंगों में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें $500 या $5000 चंदा देने वालों को आमंत्रित दिया जाता है। किसी को भी कभी यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितना चंदा दिया है। स्थानीय सामुदायिक मसलों में शामिल हो। अपने शहर की नगर पालिका की बैठकों में शामिल हो। स्थानीय अखबार पढ़ें और उनमें जब भी शहर के शीर्षस्थ स्त्री पुरुषों के बारे में लेख या खबर दिखे तो उन्हें समर्थन या सहमति के पत्र लिखें। यदि आपके मन में कोई सवाल या चिंताएं हो तो उन लोगों को पत्र लिखें या फोन करें जिनके नाम आप अखबार या टेलीविजन पर देखते हैं। याद रखें, आपका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों से परिचय हासिल करना इसलिए आपको बाहर जाकर उनके आसपास रहने के हर अवसर का लाभ लेना चाहिए। अपनी सारी कोशिशें पाने के बजाय देने पर केंद्रित करें। आपको अक्सर लंबे समय तक अपना समय और ऊर्जा देनी होगी, इसके बाद ही परिणाम मिलेंगे। लेकिन जब आपके साथ अच्छी चीजें होने लगती है जो कि निश्चित रूप से होगी तो यह सब सार्थक साबित हो जाएगा। इतने वर्षों में मैं कई स्त्री पुरुषों से मिल चुका हूं जिन्होंने अपने व्यवसाय और समुदाय में बिल्कुल अनजान व्यक्ति के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन वे अपनी कंपनी, अपने उद्योग, अपनी परोपकारी संस्थाओं और राजनीतिक दलों और अपने शहर के संगठनों की गतिविधियों में गहराई से शामिल हुए जहां शीर्ष लोग इकट्ठे होते थे। बहुत ही कम समय में वे अपनी सहकर्मियों से आगे निकलने लगे। अपनी सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से वे जिन लोगों को जानते थे वे शक्ति और प्रभाव के पद पर बैठे थे। उनके लिए द्वार खोल दिए गए और उन्हें बेहतर नौकरियां मिली। चूंकि उन्हें पसंद किया जाता था इसलिए उन्हें ज्यादा तेजी से आगे निकलने के अवसर दिए गए। हेरोडोटस ने एक बार लिखा था, पूरा जीवन कर्म और जोश है। अपने समय के कार्यों और जोशों में शामिल न होने में यह जोखिम रहता है कि आपने दरअसल जिंदगी को जिया ही नहीं। आप जो करते हैं उसमें बहुत अच्छा बनकर सतत आत्मोन्नति करने पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपका लक्ष्य अपनी कंपनी के लिए अनिवार्य बनना है। आपको अपने समुदाय के महत्वपूर्ण लोगों से लगातार परिचय करना और बढ़ाना है। जब आप दूसरे लोगों और उद्देश्यों को देने के हर अवसर का लाभ लेते हैं तो आप खुद को देवदूतों के समूह में पहुंचा देंगे। आपकी ओर
जो पुरस्कार लौटेंगे वे आपके प्रयासों की तुलना में बहुत ज़्यादा होंगे। इस बात की कोई सीमा नहीं है कि आप कितने प्रयास कर सकते हैं। आज ही इसी मिनट यह निर्णय लें कि आप अपने समुदाय के सबसे मशहूर और सम्मानित लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। एक लक्ष्य बनाएं, एक योजना बनाएं और शुरू हो जाएं। हो सकता है कि इसमें आपको 3 या 4 या 5 साल लग जाएं, लेकिन आपको पता चल पाए कि इससे पहले ही आप अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावी लोगों में से एक बनने के राह पर। दोस्तों, हम लोग इस तरह से पहुंच गए हैं अध्याय 11। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और जितने सारे पार्ट्स हैं सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो एक एक करके आप देख सकते हैं, और ये आपके मोटिवेशन में, ये आपके लक्ष्य की पूर्ति में अगर थोड़ा सा भी योगदान दिया हो तो दोस्त इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए कि मेरा सपोर्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 11। आप जो करते हैं उसमें बेहतर बने। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में ज्ञान और विचार मूल्य के मुख्य स्रोत हैं, जिसके साथ उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से कर्म में बदलने की काबिलियत शामिल है। औद्योगिक युग से सेवा युग में सूचना युग तक की गतिविधि इतनी तीव्र रही है कि ज्यादातर लोग इसके साथ साथ नहीं चल पाए। हमारा शिक्षा तंत्र अब भी विद्यार्थी को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है जो तुलनात्मक रूप से अकुशल नौकरियां हैं और जिनमें सीमित शिक्षा की जरूरत है। लेकिन ये नौकरियां ज्यादातर जा चुकी है। आज नियम यह है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं और आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस किताब का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चूँकि इसमें स्क्रीनशॉट लेने की अवेलेबल है फैसिलिटी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कमेंट भी करते रहिएगा, तो अच्छा लगेगा कि मैं किस वीडियो पे और किस बुक पे और वीडियो बनाऊं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद शुरू करते हैं हम लोग। भविष्य उन मुट्ठी पर स्त्री पुरुषों का है जो अपने ज्ञान और योग्यताओं का लगातार नवीकरण करते रहते हैं। वे खुद को नए अवसरों का लाभ लेने के लिए लगातार तैयार करते हैं जो हर दिन उत्पन्न हो रहे हैं। इस अध्याय में हम मानसिक क्रॉस ट्रेनिंग या मिश्रित प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। क्रॉस ट्रेनिंग शब्दावली खेल जगत से ली गई। विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को कई वर्षों से यह पता है कि शिखर प्रदर्शन केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वह है संतुलित तरीके से अपना शारीरिक विकास करना। शारीरिक मिश्रित प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सहन शक्ति और लचीलेपन पर बारी-बारी से काम किया जाता है। यह संतुलित विकास सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है। मानसिक मिश्रित प्रशिक्षण में आप अपने ज्ञान और योग्यताओं के भंडार के साथ भी यही करते हैं। आप अपनी शक्ति के क्षेत्रों पर काम करते हैं, साथ ही उन क्षेत्रों पर भी जहां आपकी कमजोरियां आपको पीछे रोक रही है। आप संतुलित तरीके से विकास करते हैं। कुछ अर्थशास्त्री और राजनेता कहते हैं कि औसत आमदनी 1979 से नहीं बढ़ी। यह कथन सही भी है और झूठ भी है। यह सच है कि औसत आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, क्योंकि अब बहुत सारे एकल अभिभावक घर हैं जिनकी आमदनी कम होती है। यह झूठ इसलिए है क्योंकि शीर्ष 20% लोगों की आमदनी आपके जैसे उन स्त्री पुरुषों की आमदनी जो लगातार सीख रहे हैं और विकास कर रहे हैं, समय के साथ लगातार बढ़ी है। औसत आमदनी नहीं बढ़ने के कारण यह है कि कम कमाने वालों की संख्या ज्यादा कमाने वाले लोगों की संख्या से ज्यादा तेजी से बढ़ी है। आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते जो परिवर्तन की तीव्र गति के साथ कदम मिलाने के लिए सीख नहीं रहे हैं और विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उन व्यापक योग्यताओं को हासिल करने के लिए खुद को समर्पित करके अपनी मदद कर सकते हैं, जिनसे आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और प्रदर्शन का स्तर का प्रदर्शन करने में सक्षम बन जाते हैं।
शैक्षणिक स्तरों और आजीवन आमदनी के आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाले आंकड़े काफी विचलित करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर जो व्यक्ति हाई स्कूल में पढ़ाई पूरी करता है वह अपने जीवन काल में औसतन लगभग 6 लाख डॉलर कमाएगा। सूचना युग में हाई स्कूल स्तर की शिक्षा वाले व्यक्ति को कम वेतन वाली नौकरियां ही मिल सकती है जिनमें बहुत कम दीर्घकालीन संभावना होगी। बहरहाल यदि कोई व्यक्ति हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है और 2 साल तक सामुदायिक कॉलेज में पढ़ लेता है तो उसकी आजीवन आमदनी उछलकर 10 लाख डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। इसका अर्थ है कि शिक्षा को 2 अतिरिक्त वर्षों से आजीवन आमदनी की 66% वृद्धि हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है और लिबरल आर्ट्स की उपाधि ले लेता है जिसमें 4 वर्ष की पढ़ाई होती है तो उसकी औसत आमदनी 14 लाख डॉलर से ज्यादा हो जाएगी। यदि वह मास्टर्स डिग्री भी ले लेता है जिसमें 2 अतिरिक्त वर्ष लगते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में 20 लाख डॉलर कमाने की उम्मीद कर सकता है। पीएचडी होने पर जिसमें 7, 8 या इससे भी ज्यादा साल तक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में 30 लाख या इससे ज्यादा डॉलर कमाने की उम्मीद कर सकता है। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा वह होती है जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलती है जिसमें कोर्स की जरूरत होती है और जिसके अंत में किसी तरह की उपाधि या प्रमाण पत्र मिलता है। कई लोगों ने अपने शुरुआती वर्षों में अच्छी औपचारिक शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया था। जिम्मेदारियों और वित्तीय कर्तव्यों के चलते ज्यादातर लोगों के लिए असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है कि वे औपचारिक शिक्षा पूरी करने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी लौट सकें। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का एक अलग ही मामला है। यह वह है जो आप स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद अपने दम पर स्वनिर्देशित अध्ययन और अनुभव से खुद सीखते हैं। जिन परिणामों के लिए आपको भुगतान मिलता है उन्हें पाने के लिए आपको जिस ज्ञान और योग्यताओं की जरूरत है उनसे खुद को लैस करने में कहीं अधिक मूल्यवान साबित होती है। आप अपने पूरे वयस्क जीवन में निजी और पेशेवर विकास के प्रति खुद को समर्पित करके अनौपचारिक शिक्षा हासिल कर सकते हैं। कुंजी है नियमित रूप से पढ़ने का समर्पण। यदि आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं तो इसका मतलब है 1 सप्ताह में लगभग 1 पुस्तक। 1 सप्ताह में 1 पुस्तक का मतलब होता है हर साल लगभग 50 पुस्तकें। किसी अग्रणी विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले व्यक्ति को डिस्टिंक्शन में 30 से 50 पुस्तकों का अध्ययन और विश्लेषण की जरूरत होती है। इसका अर्थ है कि आप हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र में पढ़कर ही हर साल एक व्यवहारिक पीएचडी कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के बाहर के विषयों पर भी पढ़ें। किसी अच्छे विश्वविद्यालय से लिबरल आर्ट्स की उपाधि पाने के लिए विद्यार्थियों के लिए जरूरी होता है कि वह इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य, कला और बहुत से अन्य विषयों का अध्ययन करें। विचार और ज्ञान के कई क्षेत्र के संपर्क में आने की वजह से विद्यार्थी पूर्ण विकसित हो जाता है। आप अपने दम पर भी काफी कुछ ऐसा ही हासिल कर सकते हैं। भले ही वर्तमान में आपको इन विषयों में कोई ज्ञान न हो लेकिन एक समय में थोड़ा थोड़ा पढ़कर आप काफी सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में से किसी एक में आपको कभी कभार कोई पुस्तक या पत्रिका उठाकर उस पर नजर डालनी ही चाहिए। आप अपनी रुचि के विषय में किसी सेमिनार या व्याख्यान में जाएं। सामाजिक दृष्टि से ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनकी भिन्न पृष्ठभूमि हो और उनसे उनकी विविध रुचियों के बारे में पूछें। सलाह मांगे कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें करनी चाहिए और किन किन जगहों पर जाना चाहिए। अपने विद्यमान ज्ञान और योग्यताओं के साथ यथास्थिति की लीक में फंसने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का प्रतिरोध करें। इसके बजाय नए और भिन्न विषयों की पड़ताल करके अपने क्षितिजों का विस्तार करने के लिए खुद को विवश करें। आजीवन विद्यार्थी आज आप चाहे जो कर रहे हो आपका ज्ञान और योग्यता इतनी तेजी से दकियानूसी बन रही है जितने पहले कभी नहीं हुई। ज्ञान लगभग हर क्षेत्र में 3 से 5 साल में दुगना हो रहा है। इसका अर्थ है कि आपकी इसकी बराबरी पर रहने के लिए ही 3 से 5 साल में अपने ज्ञान को दुगना करना चाहिए। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो आपको इससे भी ज्यादा तेजी से सीखना होगा।
आप जो भी कर रहे हैं आपको 2 साल में उससे बेहतर करने में सक्षम होना चाहिए, वरना ऐसा करने वाले कोई दूसरा व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। मानसिक मिश्रित प्रशिक्षण से अधिकतम लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले तो वे विषय तय करने की जरूरत है जिनमें उत्कृष्ट बनकर आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10 से 20% लोगों के समूह में शामिल हो सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में शिखर तक पूरे रास्ते जाने का निर्णय लेना चाहिए और फिर वहां पहुंचने के लिए आवश्यक योग्यताओं और विशेषज्ञता को विकसित करना चाहिए। सौभाग्य की बात यह है कि दूसरे लोग आपसे पहले यह कर चुके हैं, इसलिए आप भी इसे कर सकते हैं। आपको तो बस उनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है। हर क्षेत्र में बुनियादी सक्षमताएं, मुख्य परिणाम क्षेत्र और अति महत्वपूर्ण सफलता घटक होते हैं। आप इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करते हैं और कैसे परिणाम पाते हैं, इसी से आपकी आमदनी, आपकी सफलता का स्तर और वह हर चीज तय होती है जो आप अपने करियर में हासिल करते हैं। यही आपको लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाते हैं। किसी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए बुनियादी क्षमताएं वे धुरी है जिनके चारों तरफ हर चीज घूमती है। वे बुनियादी योग्यताएं हैं जिनसे किसी करियर या व्यवसाय संभव होता है। आप में जितनी ज्यादा बुनियादी क्षमताएं होंगी है, आप उतने ही ज्यादा सफल होंगे। आप चाहे आपके पास या आसपास के संसार में कुछ भी नहीं। व्यक्तिगत बुनियादी क्षमता बेचने या सौदेबाजी करने की योग्यता हो सकती है। यह क्षमता काम करने और परिणाम पाने की आपकी योग्यताएं और योग्यताओं के लिए केंद्रीय है। मुख्य परिणाम क्षेत्र वह योग्यता है जिसकी जरूरत आपको अपने काम के सकल परिणाम हासिल करने के लिए होती है। मिसाल के तौर पर बेचने के लिए प्रोस्पेक्टिंग मुख्य परिणाम क्षेत्र है। इसे मुख्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में कमजोरी बेचने की आपकी योग्यता को तबाह कर सकती है। मुख्य परिणाम वे परिणाम हैं जिन्हें आपको पूरी तरह से पाना होगा, तभी आप अपने काम में सफल हो सकते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर गौर करें। आपका सबसे कमजोर मुख्य परिणाम क्षेत्र है आमतौर पर आपकी आमदनी की ऊंचाई को तय करता है। आपकी शक्तियाँ आपको आगे बढ़ाती है जबकि आपकी कमजोरी आपको पीछे रोकती है। हो सकता है कि आप एक को छोड़कर हर मुख्य परिणाम क्षेत्र में उत्कृष्ट बन जाएं, लेकिन वह एक कमजोरी ही आपके कम प्रदर्शन और कुंठा का कारण बन सकती है। किसी भी नौकरी या व्यवसाय में अमूमन 5 से 7 योग्यताएं के क्षेत्र होते हैं। ऐसी कई चीजें हैं और हो सकती है जो आपको अपनी नौकरी करने या अपना व्यवसाय चलाने के लिए करनी होती है, लेकिन आमतौर पर सफलता या असफलता तय करने वाले सचमुच महत्वपूर्ण काम सिर्फ 5 से 7 ही होते हैं। बहुत ज्यादा सफल होने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत मुख्य परिणाम क्षेत्रों को पहचानना चाहिए और फिर उनमें से प्रत्येक में बहुत अच्छा बनने की योजना बनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर यदि आप बिक्री के क्षेत्र में हैं तो आपके 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र ये हैं: प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाना, ग्राहकों की समस्या को पहचानना जिसे आपका प्रोडक्ट या सेवा सुलझा देगी, अपने प्रोडक्ट या सेवा को समाधान के रूप में पेश करना, आपत्तियों को जवाब देना, बिक्री पूरी करना और रेफरल्स को दोबारा बिक्री मांगना तथा पाना। अपने प्रोडक्ट या सेवा को बेचने में भारी सफल होने के लिए आपको इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट बनना है। आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, आपका पहला काम होना चाहिए अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों को पहचानना। फिर प्रत्येक क्षेत्र में आप खुद को 1 से 10 तक के पैमाने पर स्कोर दें, जिसमें एक न्यूनतम है और 10 अधिकतम। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आपका स्कोर 7 से ज्यादा होना चाहिए। आप पाएंगे कि न्यूनतम स्कोर वाले क्षेत्रों में आप सबसे ज्यादा मुश्किल है। स्व आकलन में इस अभ्यास से आपको अपने साथ पूरी तरह
ईमानदारी बरतनी चाहिए। आप बेहतर नहीं बन सकते यदि आप यह नाटक करें कि आप उस क्षेत्र में अच्छे हैं। जिसने आपको पीछे रोक रखा है, एक बार जब आप अपने मुख्य परिणाम क्षेत्रों में अपना स्कोर जोड़ लें तो अपने बॉस से कहें कि वो अपने क्षेत्र में स्कोर दें। अपने सहकर्मियों और ग्राहकों से भी यही करने की अनुमति मांगे। अपनी योग्यताओं पर फीडबैक के प्रति खुले रहें। अपनी कमजोरियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको खुद पर कहाँ काम करने की जरूरत है। यदि आप प्रबंधन में हैं तो 7 मुख्य परिणाम क्षेत्र आपकी प्राथमिकता और प्रभावकारिता को तय करते हैं। यह योजना बनाना, व्यवस्था बनाना, स्टाफ नियुक्ति करना, काम सौंपना, निगरानी करना, मापना और प्रतिवेदन देना। यदि आप इन 7 क्षेत्रों में से किसी एक में कमजोर हैं तो इससे परिणाम पाने की आपकी योग्यता कम हो जाएगी और आप अपने बाकी गुणों का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री राम, जय हिंदुत्व और जय हिंदुस्तान। खुश रहिए, सुख रहिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए।